ओके, तो आज हम आगे बढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिविजन के नेक्स्ट पार्ट पे, और थोड़ा टाइम भी अवेलेबल है तो कोशिश करेंगे V = IR तक हम पहुंच जाएं। ऑलराइट, तो अब हमारा ये कहना है, एक तो थोड़ा समझा करिए कि फिजिक्स जो है वो थोड़ा विजुअल सब्जेक्ट है। मतलब विजुअल इन द सेंस कि ठीक है, हमें लिखनी इक्वेशन होती है, परंतु कहानी, डायग्राम्स, फिगर्स, मोशन इसके थ्रू ही कन्वे की जाती है। फिजिक्स में एक स्टोरी होती है, कहानी होती है जो सुननी होती है, समझनी होती है, और जिसको फिर फाइनली इक्वेशंस की टर्म्स में लिखना होता है ना। दिस इज हाउ फिजिक्स वर्क्स। और ये कहानी वाला पोर्शन मोस्ट ऑफ द टाइम तो डायरेक्टली यूजफुल नहीं होता, रेयरली कभी कभी ये सवालों में यूज हो पाता है, लेकिन हमें उस रेयर के चक्कर में ही बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है। ऑलराइट, तो गोइंग फर्दर, अब हम ऐसी बात कर लेते हैं कि जो रैंडम मोशन है वो तो कोई कंट्रीब्यूशन कर नहीं रहा है करंट में, क्योंकि मान लीजिए कंडक्टर है उसमें फील्ड नहीं लगा है, तो क्या होगा? रैंडम मोशन होगा। क्या हम ये बोलेंगे इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है? नहीं, वो दैट डज नॉट मीन करंट, क्योंकि 50 इलेक्ट्रॉन इधर गए, 50 उधर चले गए, तो देयर इज नो करंट, राइट? करंट इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज सम बायस्ड मोशन, मतलब कि नेट एक दिशा में चार्जेस चल रहे। तो अपन क्या करते हैं, फॉर सेक ऑफ इजी अंडरस्टैंडिंग, यदि हम रैंडम वेलोसिटी को थोड़ी देर के लिए मान ले कि है ही नहीं, राइट, रैंडम वेलोसिटी को हम थोड़ी देर के लिए मान ले कि नहीं है, और ये मान ले कि सब ड्रिफ्ट से ही चल रहे हैं, तो भी करंट की कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा या पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि रैंडम का तो कोई कंट्रीब्यूशन था भी नहीं। हालांकि अलग बात है कि रैंडम वेलोसिटी जब हमने कैलकुलेट किया था तो उसका वैल्यू 100 किलोमीटर पर सेकंड के ऑर्डर का आया था, और वो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम पिछली क्लास में निकाले थे वो मिलीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड से ज़्यादा ऊपर नहीं आती है। ये भी आपको समझना चाहिए, राइट? लेकिन फिर भी चूंकि वो रैंडम है तो उनका कोई नेट इफेक्ट चार्ज के क्रॉसिंग में नहीं आता, जबकि इस वाली का आएगा। ठीक है, सो हैविंग सेड दैट, लेट्स प्रोसीड। थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा आज का ये जो थोड़ा पार्ट होगा हमारा। तो हमने एक छोटा सा, जो दिखने में बड़ा बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके, एक विंडो लिया ए एरिया का, हम देखना चाहते हैं इससे नेट कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है। इज दिस ओके? हाउ मच नेट चार्ज इज क्रॉसिंग दिस विंडो, दैट्स व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट। बढ़ू मैं आगे? श्योर? अब ऐसा तो नहीं है कि जो अपन ने डायरेक्शन ली, जो अपन ने क्रॉस सेक्शन लिया है उसी डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी रही हो। वैसे तो ज़्यादा इजी पड़ता है कि अपन क्रॉस सेक्शन ही तमीज से लेते, पर अगेन सिंस वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड टू मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, तो हम फ्रीडम देना चाहते हैं कि यार तुमको जैसा एरिया लेना हो ले लो, हम तो फिर भी सही आंसर निकाल देंगे। समझ में आ रही क्या मेरी बात? भाई व्हाट आई एम सेइंग, ऑर्डिनरली स्पीकिंग, यदि कोई मुझे ऐसा एक रॉड दे, बोले इसमें मैंने ऐसी फील्ड लगाई है, तो मुझे पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में आएगी, पर फिर भी कोई पागल टाइप आ जाए, जी मैंने ये क्रॉस सेक्शन लिया, बताओ कितना करंट फ्लो हो रहा है, और तो गधा भी बता सकता है 0 ही होएगा। लेकिन हमारा जो कहानी है चार्ज के मोशन से नेट फ्लो ऑफ चार्ज की, उसमें मुझे अलाउ तो करना पड़ेगा ना, कोई पागल ऐसा एरिया लेना चाहे तो भी आंसर आए, राइट? क्योंकि थ्योरी हम लोग ऐसे नहीं बिल्ड करते कि जो एक स्पेसिफिक एक केस के लिए काम करे, बाकी के लिए दूसरी थ्योरी, है ना? ये फिजिक्स है, यहाँ पे लॉज ढूंढे जाते हैं यूनिवर्सल लेवल के, राइट? है ना? कुछ सब्जेक्ट होते जहाँ पे हर प्रॉब्लम के लिए आप नई थ्योरी लगा सकते हैं, यहाँ ऐसा नहीं होता, है ना? फिजिक्स हमेशा यूनिवर्सल लॉ की तलाश में रहती है। तो ऐसा एक क्यूबॉइड बनता है, यदि सबकी यू ड्रिफ्ट होती तो
इसके अलॉन्ग, पर यहाँ पे क्यूबॉइड नहीं, हम कुछ ऐसा मान लेते हैं कि इस एंगल पे सारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं एट एन एंगल थीटा। एक यू ड्रिफ्ट आया होगा वेक्टर, तो वो ऐसे एट एन एंगल थीटा आ रहा है। कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ तक? पक्का? पक्का? ऑलराइट। अब मेरा क्या कहना है कि यदि मैं इस एरिया को ए बोल दूं और मैं जानना चाहूं कि डेल्टा टी टाइम में कितना चार्ज क्रॉस किया इसको, डेल्टा टी टाइम में कितना चार्ज क्रॉस किया इसको, बेसिकली आई डेल्टा टी, ये डेल्टा क्यू यदि मैं कैलकुलेट कर लूं तो मुझे करंट मिल जाएगा। अगले डेल्टा टाइम में इस विंडो को कितना चार्ज क्रॉस किया, मुझे ये कैलकुलेट करना है बस, ठीक है। ये डेरिवेशन बेटा किसी काम नहीं आने वाली है, सिर्फ रिजल्ट्स और थोड़ी समझने के लिए, कुछ चीज़ों के लिए काम आएगी, तो बहुत ज़्यादा फोकस मत करिएगा। डेरिवेशन मुझे इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि वर्मा जी ने जो है गलत ही आंसर दे रखा है। जब फॉर लॉ ही गलत दे रखा है तो फिर पूरा बैकग्राउंड में जाके एक एक चीज़ प्रूव करनी पड़ती है, सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ। इट इज़ नॉट यूजफुल एज फार एज IIT JEE इज कंसर्न, बट सम पिक्चर इन माइंड वुड रियली हेल्प यू, ताकि पहचान हो जाए जो भी नए नए क्वांटिटीज आएंगे, ठीक है क्या बात। नाउ मेरा कहना है कि जो भी यहां से U डेल्टा टी पीछे तक मौजूद चार्जेस हैं, यहां से U डेल्टा टी पीछे तक मौजूद चार्जेस है, वही अगले डेल्टा टाइम में क्रॉस करेंगे इसको। जो इनसे ज्यादा दूर है वो तो एंटर ही नहीं कर पाएंगे। एग्रीड? और जो इधर कहीं है वो भी इसको नहीं, किसी और क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेंगे। तो ज्योमेट्रिकली ये जो फिगर बनेगा, इसको पढ़े लिख के लोग बोलते हैं पैरेललोपिपेड। सुना है आपने नाम? कब सुन लिया? सॉलिड स्टेट में। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे पैरेललोपाइप या पैरेललोपिपेड ऐसा सर ने नाम बताया होगा। तो इस पैरेललोपिपेड में जो मौजूद, ये मेरे से ढंग से नहीं बना, आई एम सॉरी, अब देख लेना यार, ठीक है। इस पैरेललोपाइप में जो मौजूद चार्जेस होंगे वही क्रॉस कर रहे होंगे, राइट, अगले डेल्टा टाइम में। तो पैरेललोपाइप की या पैरेललोपिपेड की वॉल्यूम जो होती है वो होती है बेस का एरिया इनटू हाइट। हाइट हो जाएगी यू डी डेल्टा टी कॉस थीटा। व्हाट डू यू से? तो इस वॉल्यूम में मौजूद चार्जेस अगले डेल्टा टाइम में क्रॉस करेंगे। आराम से यहां तक लिख ले, स्टेप तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ ले। अभी तक हमने ये पूरा डेल्टा क्यों नहीं लिखा, अभी दो चार चीजें और आएंगी वहां पे। नाउ इफ n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, करेक्ट वर्ड तो चार्ज कैरियर ही होता है, जो कि यहां पे इट वुड बी ट्रांसलेटेड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। If this is what n represents, hello, then this would be the number of charge carriers crossing this cross section. Agreed or not? इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करने वाले चार्ज कैरियर्स कितने होंगे? वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और एक चार्ज कैरियर पे यदि Q0 चार्ज है तो दिस इज द टोटल चार्ज दैट वुड बी क्रॉसिंग this cross section in delta t time, right? हम लोग एक्सक्लूसिवली इलेक्ट्रॉन के लिए इसलिए नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि कहीं कभी कोई और चार्ज कैरियर आ गया तो क्या होगा, ठीक है। लिख ले आप, भेज दो भेज दो भेज दो भेज दो। ब्रेक है, पानी वाले को बुला दे भाई साहिल। अरे अपन फिर मिल गए यार।
और तो ये तो टोटल हो गया था, डेल्टा डेल्टा टी दोनों साइड से काट दिया तो करंट की वैल्यू आ गई। अब ये गंदा सा इतना सारा सामान दिख रहा है, तो अपन ने एक जे वेक्टर डिफाइन किया क्यू नॉट एन यू डी वैक्टर, और आप देखेंगे तो यू डी वैक्टर डॉट ए वही है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का भी सफाया हो गया, जे डॉट ए मिल गया हमको। सो करंट हो गया बेसिकली जे डॉट ए, ऑलराइट। और जे वेक्टर इज नोन एन करंट डेंसिटी वेक्टर विच इज क्यू नॉट एन यू डी, ठीक है। यहाँ तक की गणित है। अब जे वेक्टर क्या है, क्यों है, वो सब बातचीत मैं अभी करता हूँ। सो नाउ जे वेक्टर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया, बिकॉज दिस इज द कनेक्शन वी वर लुकिंग फॉर, जो कि करंट विच इज अ मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी एंड इट विल कनेक्ट दैट टू अ माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी दैट इज मोशन ऑफ चार्ज। जो अंदर चार्ज चल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जिस वेलोसिटी से, जिस भी तरीके से, उसका कनेक्शन मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड से कोई चीज करती है, तो दैट इज दिस आइडिया ऑफ जे वेक्टर। तो जैसा मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि यदि मेरे पास कोई आ जाए ऐसा एक सिंपल सा पाइप है, बोले जी बताओ मैंने ऐसा क्रॉस सेक्शन ले लिया, कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, तो हम उसको समझाने के लिए कि यार तू बावला है, तूने गलत एरिया वेक्टर ले रहा है भाई, तो ऐसा एरिया वेक्टर ले ही क्यों रहा है। यू शुड थिंक ऑफ अ क्रॉस सेक्शन लाइक दिस विच इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। बट मान लो कोई कुछ उल जलूल ले रहा है, तो उसको अपन अपने सिस्टम में बिल्ट इन कर रहे हैं कि भाई तुम देखो जे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होके ही जो एरिया बचेगा वो काम का, तुम फालतू उल जलूल मत लो यार क्रॉस सेक्शन, तभी सही करंट की कैलकुलेशन हो पाएगी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। क्योंकि ये जे वेक्टर जो है ये यूडी को कैप्चर कर रहा है ताकि हमें पता पड़े किस क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस करंट है। हम कोई उल जलूल क्रॉस सेक्शन लेके भी उसके अक्रॉस करंट लिखने ना बैठ जाए, क्योंकि हम फील्ड ऐसे लगा रहे हैं और बोले करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगी ना बात। और फाइनली ये कहना पड़ेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस लेंथ के अक्रॉस लगा है, मान लीजिए ये रॉड है और मैंने ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, तो यार फील्ड ऐसी रही होगी तो करंट ऐसे फ्लो होना चाहिए, ऐसे थोड़ी फ्लो होगा करंट। तो उसको किसी तरह से तो हमें अपने इक्वेशंस में बिल्ट इन करना पड़ेगा ना। सो जे वेक्टर चूंकि यूडी के अक्रॉस से अलॉन्ग है, तो अपने आप इस चीज को बिल्ट इन कर लेता है कि आपने कोई उल जलूल क्रॉस सेक्शन ले लिया करंट सोचने के लिए, तो उसका बिल्कुल सही वाला चीज आ जाएगी बस। क्योंकि अल्टीमेटली तो वो जो बायस मोशन है वही कॉज है करंट का, राइट। तो उस बायस मोशन को हमें बिल्ड इन करना पड़ेगा ना किस तरह से यहाँ पे। अब हमारे पास एक फॉर्मूला ऑलरेडी है यूडी का, क्या है, एक तो ये निकाल ही दिया मैंने, क्यू नॉट एन यू ड्रिफ्ट। एक यू ड्रिफ्ट पिछली क्लास में भी निकाले थे हम लोग, क्या निकाले थे, क्यू ई वेक्टर बाय एम इंटू टाउ, इसको ऊपर रिप्लेस कर देते तो जे वेक्टर आ जाता है विच इज क्यू नॉट स्क्वायर एन टाउ बाय एम इंटू ई वेक्टर, ठीक है। ये सारी रिजल्ट्स हमें समझ में भी आने चाहिए और याद भी रहने चाहिए। स्क्वायर था ना यार, बोला पर लिखा नहीं, ऑलराइट। और इसी को ओम्स लॉ कहते हैं। थोड़ा सा इसका तरीका चेंज करके ऐसे लिख देते, या फिर ये जो दो क्वांटिटीज देख रहे हैं इनमें से कम शायद एक का नाम तो पता होगा आपको, रेजिस्टिविटी, और ये हो जाता है उसका उल्टा कंडक्टिविटी, ठीक है कि नहीं, लिख लेना, अरे खुद लिख लेना यार कंडक्टिविटी, अब क्या पूरा लिख लेना, अरे। तो J इज इक्वल टू E बाय रो, दिस इज एक्चुअली ओम्स लॉ, ठीक है। वो जो आप वर्जन पढ़े ओम्स लॉ का वो इसका मैक्रोस्कोपिक वर्जन है, ये माइक्रोस्कोपिक वर्जन है कि सीधे सीधे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या असर होता है, और वो जे वेक्टर बहुत अच्छा तरीका है देखने का, ओके। ये अपनी शीट में है सवाल, और बाद में ही मैं इसको समझाने में आधा घंटा लगाता ही हूँ, राइट। उससे सारी इक्वेशंस बहुत बढ़िया समझ में आ जाती है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से अपन ने ऐसा एक वायर है, इसमें सीधी सीधी ऐसी वाली फील्ड लगा दी है, समझ रहे ऐसे, ठीक है। तो हमारा प्रश्न ये हो रहा है कि भाई यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या क्या चीज़ें इनमें से सेम रहेगी और क्या क्या चीज़ें डिफरेंट रहेगी।
तो उस तलाश के दौरान हो सकता है हमारे को ये सारी क्वांटिटीज थोड़ी बेहतर समझ में आ जाए। समझ में आ रही है मेरी बात? नाम सबको पता है, क्यू नॉट, एम, एन, टाउ, ई, सब समझते सब कुछ है, पर किसकी किस पे कैसे डिपेंडेंस देखते हैं, ये बहुत फंडामेंटल आइडिया होता है। राइट? जैसे मैं कई बार समझा चुका हूं, फिजिक्स के अंदर देयर आर लॉज एंड देयर आर लॉज। सम लॉज you need to understand are more fundamental than the others. Some laws takes precedence, right? So what do you say? What do you say about current? ऐसा वायर है, alright, इधर क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, इधर क्रॉस सेक्शनल एरिया A2. What do you say about current? What do you say about J? What do you say about UD? What do you say about N, Q naught, M? जितने भी वेरिएबल दिख रहे हैं, इनमें से आप जिसके बारे में भी कमेंट करने को तैयार हो, प्लीज रेज योर हैंड। गलत सही की चिंता ना करें, है ना? सबसे आसानी से जो बोला जा सकता है, आफ्टर क्यू नॉट एंड एम, राइट? क्योंकि कुछ बहुत ही बड़े वाले बैठे इसलिए, राइट? क्योंकि ये दोनों यूनिवर्सल कांस्टेंट्स हैं। अरे इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इस यूनिवर्स की पहचान में आते भाई, मतलब दे आर लाइक कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, उतने कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, राइट? तो इन दोनों के बाद यदि हम इस प्रॉब्लम के पर्सपेक्टिव से बात करें तो मालवीय जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया, मैं और अच्छी तरह समझाता हूं कि बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जितना करंट यहां एंटर हो रहा है उतना ही करंट यहां से निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो चार्ज का कंजर्वेशन फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि ज्यादा चार्ज अंदर आया और बाहर कम चार्ज निकला तो इस इलाके में चार्ज इकट्ठा हो रहा है, और इधर कम एंटर हुआ उधर ज्यादा निकल गया तो इसमें चार्ज पैदा हो रहा है। दोनों ही चीजों का कोई अर्थ नहीं है। हेंस करंट हैज टू बी सेम एट ऑल प्लेसेस। करंट वुड बी सेम। नेक्स्ट वेरिएबल, कंटिन्यू। चलिए बढ़िए। अब यहां बहुत सारी इक्वेशंस हैं जे जिसमें इन्वॉल्व है, ये ऑलराइट, बट विच इज द इजीएस्ट जहां पे हम श्योरिटी से बात करें। देखेंगे तो हम कहां से शुरू किए, हम गॉस लॉ के भी पीछे चले गए, बहुत फंडामेंटल, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ले आओ उससे ज्यादा कुछ फंडामेंटल इलेक्ट्रो में कुछ नहीं है उससे फंडामेंटल। तो उससे यदि हमने करंट सोचा तो कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं करंट वुड बी सेम। तो हमेशा हमें यही सोचने का प्रयास करना पड़ता है कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए कि सबसे फंडामेंटल चीज क्या है जिससे हम श्योर हो सके कि ये क्वांटिटी वेरिएबल है कि कांस्टेंट। तो जैसे हम उधर गए, अब यहां पे कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिससे हम श्योरिटी से जे के बारे में कमेंट कर पाएंगे? आई वाली, क्योंकि इनमें इन सब चीजों में पता नहीं क्या क्या वेरी कर रहा होगा, अभी तो हम इतना नहीं सोच पाए, इसलिए प्रॉब्लम को पार्ट बाय पार्ट वहां से पकड़ना चाहिए जहां से चीजें पता पड़ सके। एरिया सबको दिख रहा है, वेरी कर रहा है, आई अभी अभी प्रूव किए कांस्टेंट है, तो जे डेफिनेटली वेरी। एन क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैंने कॉपर बोला तो कॉपर की डेंसिटी एक फिक्स है, डेंसिटी ग्राम पर लीटर या ग्राम पर मीटर क्यूब, जो भी है। तो इसका मतलब कितने कॉपर के मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम में होंगे, ये एक फिक्स नंबर है कॉपर के लिए। तो कोई तकलीफ यहां तक? और ये भी फिक्स है कि कॉपर का एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन फ्री करेगा। तो n तो एक मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गई ना, नहीं समझ में आई बात? इनफैक्ट n वो है जो मेटल और नॉन मेटल में अंतर का कारण ही n है। मेटल में पर एटम एक या दो इलेक्ट्रॉन फ्री होते ही होते हैं, और नॉन मेटल के अंदर n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम सिर्फ लेटिस डिफेक्ट की वजह से आता है। पढ़ा है सॉलिड स्टेट में यार, राइट?
सिर्फ लेटिस डिफेक्ट की वजह से आते हैं। तो जो n है वो क्या चीज हुई? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो किस चीज की प्रॉपर्टी हुई? सब्सटेंस की जो हम यूज कर रहे हैं। उसको क्या फर्क पड़ रहा है कॉपर को कि आपने उससे पतला तार बनाया, मोटा तार बनाया, सिक्का बनाया, पहाड़ बनाया, गधा बनाया, घोड़ा बनाया, उसको क्या पता पड़ेगा कॉपर को बेचारे को? आपको तो बेटा समझ में नहीं आया एन क्या है, तो पहले लिख लेना एन क्या है ना। तो एन इज व्हाट डिफरेंशिएट्स प्लास्टिक टू एल्यूमिनियम और वुड टू कॉपर और प्लेटिनम टू कोल और सिलिका टू गोल्ड। मेटल इज कंडक्टिंग बिकॉज उसका एन हाई होता है। और एक ये बात कहना चाहते हैं कि रेजिस्टिविटी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, ये मान सकते हैं अपन, क्योंकि अपन ने बात 10वीं में प्रॉपर्टी तो थी सही, गलत बात है भी नहीं। कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होती है और एल्यूमिनियम की ज़्यादा होती है, इस तरह की भाषा अपन ने सुनी हुई होगी, तो मान लेते हैं। तो ये एक आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। तो ये 3 चीज़ें कवर हो चुकी है शायद, राइट है ना? हाँ तो सर और जे चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली ई को चेंज होना ही पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा, ऑलराइट। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू अप्रोच दिस कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू अगेन शेप के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होती है। ऐसा मान ले तो इन्होंने बड़ी अच्छी तरह से प्रूव किया कि E इज चेंजिंग एट डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस, इट हैज अ डिफरेंट वैल्यू। इन्होंने बड़े शानदार तरीके से प्रूव किया कि जे चेंज हो रहा है और रो दो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो E जो है वो सेम नहीं हो सकता यहां और यहां। और भी तरीके हैं प्रूव करने के, मैं कर दूंगा अभी। अब तो बड़ा आसान है। हाँ जी, जे चेंज हो रहा है, क्यू नॉट दो यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसका मतलब यूडी इज ऑल्सो चेंजिंग। कोई और तरीका यहां तक पहुंचने का क्या? इससे हम कुछ और पे कमेंट कर सकते हैं। अब एक ही वेरिएबल रह गया जिसको लोग अवॉइड कर रहे हैं। लॉजिक के साथ समझाना है, डाउ कांस्टेंट क्यों, मैथमेटिकली नहीं समझाना, राइट? अब मैं इन सबके लॉजिक पे भी जाऊंगा। आप लोगों ने जो आर्ग्यूमेंट दिए हैं दे आर ऑल जस्ट मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट्स, जबकि मैंने इन मैथमेटिकली नहीं समझाया था, लॉजिकली समझाया था, राइट? यस पर नहीं, सच में सही नहीं। हाँ हाँ, तो सर वहाँ पे बाकी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डेंसिटी भी कांस्टेंट है, तो जो कोलिजन्स हो रहे होंगे उनका जो वो देखेंगे फ्रीक्वेंसी है वो भी सेम रहनी चाहिए, क्योंकि ये वाले पार्टिकल्स से, क्योंकि बेसिकली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज अ मैक्रोस्कोपिक थिंग, राइट? और यदि हम माइक्रोस्कोपिकली वहाँ जाके देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन से पूछेंगे भाई बता तुम मोटे क्रॉस सेक्शन में बैठा है या छोटे क्रॉस सेक्शन, तो वो नहीं बता पाएगा। ये भी एक तरीका है सोचने का विच इज़ बिट डिफिकल्ट फॉर यू। सो आप नहीं समझ पाए तो ठीक है, लेकिन टाउ जो है, ऑलराइट, हमें थोड़ा सा इस पर टाइम बिताना चाहता हूँ टाउ समझाने पे। इट इज एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स विच वुड बी डिपेंडेंट मोस्टली ऑन रैंडम वेलोसिटी। हायर द रैंडम वेलोसिटी लोअर वुड बी दी टाउ, क्योंकि जल्दी जल्दी टक्कर कर रहे होंगे। सोच लीजिए आराम से, यदि रैंडम वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? जल्दी जल्दी टक्कर कर रहे होंगे। और यदि ये कम होगी रैंडम वेलोसिटी तो टाउ ज़्यादा होगा। इनफैक्ट इससे हम एक और चीज़ रिलेट कर सकते थे, यहाँ तक समझ में आ गया हो कि रेजिस्टिविटी टाउ से इन्वर्स चल रही है। छोटा टाउ मतलब हायर रेजिस्टिविटी। कंफ्यूजन यहाँ तक किसी को? लिखना हो तो लिख लीजिएगा। अब टाउ खुद किस क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है? क्या हम उस क्वांटिटी का नाम जानते? बहुत फंडामेंटल क्वांटिटी है, बेसिक प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 में से एक, टेम्परेचर। बिकॉज हायर टेम्परेचर वुड मीन
higher random velocity, that would mean more frequent collision, and that is the reason कंडक्टर की resistivity टेम्परेचर बढ़ने के साथ कम होती है, क्योंकि थीटा इंक्रीजेस leads to lower tau, leads to higher resistivity. तो टेम्परेचर पे जरूर डिपेंडेंट है, पर क्रॉस सेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं होगा. ये बहुत अलग अलग तरीके से आप इन इक्वेशंस में ढूंढेंगे तो मिल जाएगा. एक लॉजिक तो वही हो गया जो इन्होंने दिया था कि रेजिस्टिविटी अपन को बचपन से ही पता है मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, तो मटेरियल की प्रॉपर्टी में तो एरिया वेरिया से कोई लेना देना हो ही नहीं सकता. और ये सब तीन चीजें जो हैं इनमें कहीं एरिया का फैक्टर आ नहीं रहा मटेरियल का, तो यहाँ की रेजिस्टिविटी मस्ट बी इक्वल टू यहाँ की रेजिस्टिविटी, तो टाउ भी दोनों जगह का सेम होना ही पड़ेगा. अरे ρ1 इज इक्वल टू ρ2, ये तीन क्वांटिटी सेम, तो ये भी चौथी भी सेम ही होनी पड़ेगी. बाकी समझना हो तो क्योंकि वो रैंडम मोशन से रिलेटेड है, तो रैंडम मोशन यदि इधर ज्यादा तो इधर भी टाउ कम हो जाएगा, उधर ज्यादा तो उधर भी कम हो जाएगा. थीटा टेम्परेचर बढ़ा, टाउ कम हो गया. टाउ कम क्यों हो गया? क्योंकि रैंडम वेलोसिटी बढ़ गई है ना. रहेगा तो आप भी सोचो. ठीक है, ओके. लास्टली एक और लास्ट खत्म कर दूं मैं बस इसको. सेमीकंडक्टर्स आर वेरी स्पेशल. नाम सुना है सेमीकंडक्टर? उनका टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टिविटी जो होती है ना वो घटती है. Now, how do we explain using this physics? हाँ भाई नकुल. नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, उनके अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे. और एक्चुअली सेमीकंडक्टर्स में वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड का गैप बहुत छोटा होता है, जो रूम टेम्परेचर के लेवल के वेरिएशन पे ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा देता है, और वो टाउ के कम होने से ज्यादा बढ़ा देता है. Hence, resistivity घट जाए. इसलिए सेमीकंडक्टर स्पेशल. कंडक्टर में तो फ्री करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी वो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं S2p6. अरे NS1 को तो भगा दिया ना, तो N-1 S2p6 हो गया होगा. केमिस्ट्री यही तो होती है पूरी केमिस्ट्री. मोक्ष कैसे प्राप्त करें? S2p6. इक्वेशंस क्लियर है सबको? सारे वेरिएबल्स क्लियर है? एन का अर्थ समझ में आ गया, टाउ का और ई का तो ठीक है, और क्या हो गया ना सब. यू ड्रिफ्ट क्या हो रही होगी यहाँ पे? यू ड्रिफ्ट के बारे में कमेंट नहीं किया. चेंज हो रही है. ऑलराइट, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. यू ड्रिफ्ट के बारे में हम दो तरह से कमेंट कर सकते हैं, एक तो इस इक्वेशन से, और हम इस इक्वेशन से भी कमेंट कर सकते हैं कि ई डिफरेंट है तो यू ड्रिफ्ट भी चेंज हो गया, और उससे भी कर सकते हैं. लेकिन ये थोड़ी कॉजुअलिटी वाइज बेटर है, क्योंकि यू ड्रिफ्ट अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड से आती है. ये कॉजुअलिटी नहीं है, इससे हमको ही नहीं समझ में आता. ये एक्चुअली जे का डेफिनेशन है. यू ड्रिफ्ट का डेफिनेशन इस इक्वेशन से आता है. तो कॉजुअलिटी कॉज इफेक्ट के हिसाब से ये इक्वेशन बेटर है समझने के लिए कि यू ड्रिफ्ट का वेरिएशन फील्ड के साथ कैसे.